नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, इस वक्त पूरा देश एक भयंकर दौर से गुजर रहा है। सांसों का संकट खड़ा हो गया है। पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है। लोग तड़प रहे हैं और पूरा सिस्टम चरमरा गया है। रिपब्लिक नेटवर्क और रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर देश के चप्पे चप्पे से मुझे हर मिनट खबरें भेज रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हालात बहुत डराने वाले हैं। जिस तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए देश के अस्पतालों में ना तैयारी है और ना ही सुविधाएं हैं। अस्पताल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कोई कह रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया, कोई कह रहा है कि कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन पड़ा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं और खुद हालात पर नजर रख रहे हैं, मगर आज भी बड़े अफसरों के साथ उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए कौन से जरूरी निर्देश देने हैं। इन सब बातों पर उन्होंने नजर रखी हुई। मगर इतनी कोशिशों के बाद भी आज राज्य सरकारें लाचार दिख रही हैं। साफ साफ कह रही है कि उनके पास सबके इलाज के लिए संसाधन नहीं है। अब तो राज्य सरकारें एक दूसरे पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने के आरोप लगाए। और मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे वक्त में इस तरह खुलेआम आरोप लगाने से इस संकट का समाधान होगा क्या? इसलिए पूछिए आज इस संकट की घड़ी में, क्योंकि हमारे साथ आज पूछता है सारा भारत। पहला सवाल यह कि 1 साल हो गया, 1 साल तक कोरोना महामारी से जूझने के बाद भी इससे निपटने की तैयारी क्यों नहीं हो पाई? दायित्व किसका है? और पूछता है भारत, बिना संसाधन कैसे जीतेंगे कोरोना से युद्ध? और महामारी पर भी कुछ राजनीतिक दल सियासत क्यों कर रहे हैं? मगर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, चूक तो हुई है। अब केंद्र सरकार से चूक हुई है कि राज्य सरकार से या हमसे? मगर क्या अब वक्त आ गया है कि ऐसी महामारी पर पूरे देश के लिए एक आपात नीति बनाई जाए? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ आज पूछता है सारा भारत। तस्वीरें बता रही हैं कि आज देश में सांसों का आपातकाल लगा है। ऑक्सीजन पाने के लिए लोग जूझ रहे हैं, हाहाकार मचा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। सांसों की कालाबाजारी हो रही है। लोग मुनाफाखोरों के चंगुल में फंस रहे हैं और इन सब के बीच भयंकर अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पताल कोरोना मरीजों से पटे पड़े, पर इलाज के संसाधन नहीं। जहां तक कि लोगों का समझ में आ रहा है, लोग चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं कि किसी और से बात करें, वो कहते हैं किसी और से बात करें। लोग जाए तो जाए कहाँ? जो गरीब है यहाँ पे वो क्या करे? देख रहे हैं आप, अभी ये डोर क्लोज कर दिया जा रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो अंदर ही बैठी हुई है, क्या बोला गया सर? मैडम तो नहीं है, शिप्रा मैडम से आप बात कर लीजिए ऊपर। सर मैं अभी आई थी 5 मिनट पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का पूछने के लिए। वो अभी उन्होंने मुझे कहा था कि वो बैठी हुई है वहाँ पर। मुझे पता है वो बैठी हुई है। उन्होंने बाहर जाकर एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? जैसे कि मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी, उन्होंने वहाँ पर है, वो बैठी हुई है, वो भाग रही है वहाँ से। अभी उनकी मेरी बात हुई है। नहीं मैम, मैं बात करने आई थी। उन्होंने काफ़ी बदतमीजी से मुझे बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या रायपुर, क्या लखनऊ और क्या दिल्ली, बस शहरों के नाम बदलते जाएंगे, तस्वीर नहीं बदलेगी। जिंदगी के लिए तड़पते लोग हर ओर दिख रहे हैं। चाह कर भी कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है।
बताइए आप क्या दिखा रहे हैं, क्या कर ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है। 3 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई गैस नहीं। हमारी कहाँ गए आप? अपने देश में गैस नहीं मिलेगी तो भी कहाँ जाएंगे भाई हम लोग? बराबर ले रहे हैं, बराबर ही हम लेते हैं। हमारी 3 दिन से यहाँ पे नहीं। गैस नहीं मिल रही है और 95 की उम्र है उनकी और हमेशा मिलती थी। अब 2 दिन से दौड़ रहे, दे नहीं रहे हैं। बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पर जो अवध गैस एजेंसी है वहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन समाप्त हो गई है। असुविधा के लिए खेद भी इन्होंने जताया हुआ है, लेकिन समस्याएं ये हैं कि जो तमाम लोग जिनके पेशेंट्स घर पर आइसोलेशन में हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर भटक रहे हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। सरकारें सरेंडर मोड में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार अपनी बेबसी गिना रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस, वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़े, भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। हम किसी की भी सप्लाई को रोकना नहीं चाहते हैं। ये तो देशव्यापी समस्या है, सबको जरूरत है। हमारे पास अगर और कुछ भी होगा हम वो भी देंगे दिल्ली को, लेकिन हम किसी का रोकना नहीं चाहते। केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। देश में ऑक्सीजन आपूर्ति में तेजी लाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। पर आज बड़ा सवाल यह है कि राज्यों की सरकारें आज इतनी बेबस क्यों दिख रही हैं? ऐसे हालात क्यों बन गए जब खुलेआम सरकारें एक दूसरे पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आरोप लगा रही हैं? पूछता है भारत में हमारे साथ आज सरदार आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार, डॉक्टर विशाल मिश्रा, शिवम त्यागी एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली के रमेश सबरवाल, योगिता भयाना, सोशल एक्टिविस्ट और संजय गुप्ता जो शिवसेना का समर्थन करते हैं। पहला सवाल ये आज सरदार आरपी सिंह, आप जरा हम सबको बताइए कि 1 साल हो गई, आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है? आपने कोई प्लानिंग नहीं की? केंद्रीय स्तर पर ऑक्सीजन के सप्लाई या जरूरत के बारे में आपने क्या किया? आपने, मैं सवाल यह कर रहा हूं कि 1 साल आपने क्या किया? अर्नब, 1 साल तक आपने अरेंजमेंट क्यों नहीं की? मैं उत्तर देता हूँ, प्लीज उत्तर देता हूँ, आप 2 मिनट सुन लीजिए। 21 जनवरी 2021 को शाम को 6:22 पे हेल्थ सेक्रेटरी चिट्ठी भेजते हैं सारे प्रदेशों को कि स्थिति दिक्कत वाली हो सकती है, जरा अपने अपने यहाँ तैयारी करिए और जरा देखिए कि किस प्रकार से हम लोग जो स्थिति गड़बड़ हो सकती है उसकी चिंता करें। ये आपको तारीख समय दोनों बता दो और भारत के हेल्थ सेक्रेटरी ने भेजा। एक अन्य बेसिक प्रिंसिपल सभी, और मैं उससे अपनी जिम्मेवारी से भी नहीं भागने वाला, उस पर भी अपनी बात भी करूंगा। परंतु हेल्थ जो है वो राज्यों का विषय है, वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो। ये तो मैं बात पूरी हरियाणा गवर्नमेंट से रुक के मैंने दिल्ली से नहीं कहना। नहीं आरपी सिंह जी, एक मिनट रुकिए, जरा 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैं कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करना चाहता इस विषय पर, बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको एक साधारण नागरिक की ओर से मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि जनवरी की 21 तारीख को हमने चिट्ठी लिख दी सब राज्य सरकार को। तो ये कोरोना तो पिछले मार्च से हो रहा है ना? तो आपने उसी समय प्लानिंग करके, चिट्ठी लिखने से क्या होता है, आप प्रधानमंत्री ने उस समय नेतृत्व किया था देश का, तो उसके साथ साथ इतना भी कर देते कि अगर ऑक्सीजन की आपदा हो जाए, कल अगर परिस्थिति खराब हो जाए तो फिर कैसे सप्लाई होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं आरपी सिंह जी, मैंने इस बात पर काफी रिसर्च की है। आज जिन राज्यों में जहां कैपेसिटी फुल हो चुकी है, दूसरे राज्यों से वहां पे ऑक्सीजन लाने की भी अरेंजमेंट नहीं है। और मुझे डर इस बात का है कि अगर परिस्थिति ऐसी बनी रहे तो फिर पता नहीं कैसे आप हालात को मैनेज करेंगे। दूसरी बात, क्या बोल रहे हैं आप संजय? इसके स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई बार बोला हुआ है और कई बार मांग की है, एयरलिफ्ट से ऑक्सीजन को लाने की परमिशन क्यों नहीं दे रही है? क्यों लेके बैठे हुए उस फाइल को? क्यों कल सुबह तक का इंतजार कर रहे हैं? अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि एयरलिफ्ट करके हवाई जहाज के थ्रू ऑक्सीजन लाने की परमिशन हमें दी जाए, तो क्यों नहीं इसको हाथ के हाथ परमिशन दी जाती? 1 मिनट, कहां से एयरलिफ्ट की जाएगी? क्या सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने? आप मुझे बताइए संजय गुप्ता जी, वहां से अगर हवाई जहाज से
अगर मैं सुनिए, देखिए आपकी बात मैंने सुनी ना, 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है। आरपी सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हमें कोविड के सिचुएशन में जहां पे हमारी कैपेसिटी 1250 टन है ना ऑक्सीजन की, मगर हमारे पास 6.5 लाख कोविड के केस है ना, और उनमें से 10% यानी कि 60,000 से 65,000 ऑक्सीजन सपोर्ट में है। तो सामान्य बात ये होती है कि आप एयरलिफ्ट करा सकते हैं। क्या आपके पास इतनी ऑक्सीजन है कि आप एयरलिफ्ट करा सके? आप जवाब दीजिए ना आरपी सिंह जी, क्या आपके पास है? मगर ये भी सवाल मैं पूछूं। हाँ जी बोलिए। मैं अर्नब, पहली बात तो देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, ये मैं आपके शो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, लॉजिस्टिक की दिक्कत है, ये मैं मानता हूँ। उसमें अस्पतालों में तो कमी है, देश में कमी नहीं है, अस्पतालों में तो कमी है। आप बोल दिए क्या? आप कह रहे हो देश में कमी नहीं, सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। गुप्ता जी, आपकी सरकार वसूली करने में बिजी थी, इसलिए मैं इस डिबेट को तू मैं की डिबेट में आप बनाना चाहोगे तो बहुत थकोगे आप। आपने इसकी बात आपको ऑक्सीजन की बात आपकी सरकार अरे सुनिए ना, आपकी सरकार तो वसूली करने में बिजी थी, आपके मंत्री जो वसूली करने मंत्री बिजी थे, आपके मुख्यमंत्री मुंह पे ताला लगा कर बैठे थे। आपके अरे सुनिए ना, अरे प्रायोरिटी क्या थी आपकी प्रायोरिटी क्या थी? संतों का मारना आपकी प्रायोरिटी थी, अर्नब को जेल में डालना आपकी प्रायोरिटी थी, वसूली करना आपकी प्रायोरिटी तो वो थी। आपने क्या किया? आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार ने क्या किया? मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, ये पिछले 1 साल में आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार तो हर हफ्ते वसूली कर रही थी, हजारों करोड़ रुपए की वसूली कर दी आपकी सरकार। उसका कोई जवाब है आपके पास? आपकी सरकार को लगातार वहां पर संतों को मार रही थी, आपके पास क्या जवाब होगा? असल में क्या किया? बताइए आपका सरकार आपकी है, जवाबदारी आपकी है, जवाबदारी आपकी है, टैंकर भी आपका है, जवाबदारी आपकी है। क्यों नहीं रोकते आप प्राइवेट कंपनियों के? अरे आप बताओ ना, तो सुप्रीम कोर्ट का आपके लिए सीबीएम जारी के लिए कहना पड़ा आप क्या? अरे क्यों आप वसूली में बिजी थे? क्यों नहीं आपने चिंता करी पिछले 1 साल में? आपने कितने नए हॉस्पिटल बनाए? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपने कितने नए हॉस्पिटल बनाए? दिल्ली ने, मुंबई ने कितने नए हॉस्पिटल बनाए बताइए मेरे को 1 साल में? कितने नए हॉस्पिटल बनाए आपने? कितने आपने वेंटिलेटर खरीदे आपने 1 साल में? बने? आप ऑक्सीजन की बात कीजिए, आप बात कीजिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कीजिए आप, और बेड किस तरह बढ़ाया जाएगा ये बात कीजिए आप। स्टेट गवर्नमेंट कितने बेड बनाए आपने 1 साल में? रोके बैठे फाइल को, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है लिफ्ट करके ऑक्सीजन को लेके आना, कितने रोके बैठे आप फाइल को? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? रातों रात अभी आपके हाथ परमिशन नहीं दिया। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट दूसरी बात संजय जी और सरदार आरपी सिंह, 1 मिनट रुकिए। देखिए 1 मिनट, सरदार आरपी सिंह मेरी बात सुनिए। देखिए देश में इस वक्त ऑक्सीजन, देश में इस वक्त 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट, आरपी सिंह साहब 1 मिनट, थैंक यू, धन्यवाद। मैं रीना गुप्ता को भी आमंत्रित करता हूं, मगर मैं एक बात अपनी ओर से रखना चाहता हूं। देखिए समझिए कि देश में इस वक्त ऑक्सीजन एक राष्ट्रीय आपदा बन गई है ना, और अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की ऐसी कमी क्यों हो गई? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक नेशनल इमरजेंसी है। अब क्या वक्त आ गया है कि इस महामारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा नीति बनाई जाए। और मैं दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति कैसे हो गई। आज फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव ने ट्विटर पर डाला कि हमारे पास 45 मिनट या 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बाकी है। अगर अस्पताल से मरीज को जबरदस्ती कोई बाहर भेज दे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो आप समझ पा रहे हैं आरपी सिंह जी, यही लोग टीवी देख के कहेंगे हमें क्या हुआ, ये दोनों तो अपने बीच में झगड़ा करते रहे, लोग मर गए। आप ये समझिए कि अस्पताल जब ट्वीट करता है हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली सरकार कहते हैं कि हरियाणा सरकार हमको ऑक्सीजन नहीं दे रही। 2 सवाल हैं। हरियाणा बोल रही हमारे, देखिए ये कोई डिबेट बहस वाली बात नहीं है। 2 सवाल है जो आरपी सिंह जी इसका सीधा जवाब दे दे। नहीं 1 मिनट आप रुक जाइए, आपने बोला, मुझे बताइए रीना गुप्ता जी, 1 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, है ना। इसके बीच हम ये इलेक्शन फाइट करेंगे, वो इलेक्शन फाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, हमारी पार्टी को बड़ा करेंगे, है ना। मोदी सरकार को 2024 की इलेक्शन प्लानिंग करनी है। इस सब के बीच में क्या आप लोग मेन मुद्दे से उतर गए? अभी 15 दिन से एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं। 15 दिन पहले, इससे पहले आप कर क्या रहे थे? आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे। ना आपने सोचा, ना केजरीवाल सरकार ने सोचा। 1 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं। नहीं, 1 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं,
और दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का तीसरा वेव आ चुका है, फिर भी हम सचेत नहीं थे। आपको मानना होगा रीना गुप्ता जी, आपको और आरपी सिंह दोनों को मानना होगा कि आप दोनों सचेत नहीं थे। आप झगड़ा करते रहिए, आप सचेत नहीं थे। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थी, दूसरे चीजों में इंटरेस्ट थी। बंगाल के इलेक्शन के बारे में बीजेपी को बहुत चिंता है। हमारे देश के अस्पताल इस महामारी से निपटने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? आपने क्या सुपरविजन की? ये कलेक्टिव फेलियर है, ये कलेक्टिव फेलियर है। मेरी बात सुनिए, ये सामूहिक असफलता है हमारे देश के नेताओं की। आप एक दूसरे पे आरोप लगाते रहिए, मगर आप लोगों ने सोचा नहीं। आपने सोचा सेकेंड वेव नहीं आएगा। देखिए, आपने मामलों को हल्के तरीके से ली, और क्या इसके लिए किसी एक राज्य या सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? आप सब जिम्मेदार हैं रीना जी, आप सब जिम्मेदार हैं। आप भी जिम्मेदार हैं, आरपी सिंह भी जिम्मेदार है। अब कुछ भी बोल लीजिए, लोग जानते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। 17 अप्रैल को तो कह रहे थे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मैं आपको वीडियो भेजे तो 17 अप्रैल का मुख्यमंत्री जी का, केजरीवाल साहब कह रहे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मैं बोल रहा हूं सर, मैं बोल 17 अप्रैल का वीडियो दिखा दीजिए। हम भी मानते हैं महामारी है, और जब इन लोग कहा बढ़ाइए, हमने कोटा बढ़ाया है इनका। आरपी सिंह जी, मैं बोल लूं, आप ये जो रोज टंकी करते हैं ना जी, मैं माफी चाहता हूँ, जितना पैसा आप विज्ञापन पे देते हैं पब्लिक टीवी में, उससे 10वें हिस्से में दिल्ली में ऑक्सीजन का एक नया प्लांट लग सकता है। कुल 10वें हिस्से में जितना आप कुल विज्ञापन सिर्फ रिपब्लिक भारत को देते हैं, उससे आर भारत देते हैं, उससे 10वें हिस्से में दिल्ली में एक प्लांट लगा सकते हैं ऑक्सीजन का। लगवाइए, और अभी भी लगा लीजिए, अभी तीसरी वेव भी आ सकती है। कृपा कर हाथ जोड़ रहा हूं, आपके आगे विनती कर रहा हूं, राजनीति मत करिए। कई दिक्कत है, हम उसको आपके साथ खड़े हैं, उसमें पूरी मदद करेंगे आपकी। मुझे बोलने का मौका दीजिए। आरपी सिंह जी को शांत करिए, उनका माइक म्यूट करिए, नहीं तो ये किसी और को बोलने नहीं देंगे। 17 अप्रैल का वो बता दीजिएगा क्या कहता केजरीवाल साहब ने। नहीं, आरपी सिंह जी सुनिए, एक दूसरे की बात सुनिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, एक दूसरे की बात सुनिए प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बोलिए रीना जी, बोलिए। देखिए अर्नब, ये एक बहुत बड़ी महामारी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सबको मिलके काम करना पड़ेगा। लेकिन हमें थोड़ा समझना चाहिए कि भारत का जिस तरह का देश का स्ट्रक्चर है, उसमें केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी होती है। जब केंद्र सरकार को किसी बात की वाहवाही लूटनी होती है, तो वो फटाफट कह देते हैं ये हमने किया है। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे बड़े खुश होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई। ठीक है, वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी आपकी थी। जब पूरे देश में वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, सेंटर बंद हो रहे हैं, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? आप पल्ला झाड़ लिया, आप कह रहे नहीं कि भाई आप स्टेट वाले, आप अपना वैक्सीन खरीदिए। सबको क्या 45 साल के ऊपर के सब लोगों को लगा दिया वैक्सीनेशन आपने? नहीं, आप झूठ थोड़ा बोले दूंगा आपको। 45 साल के ऊपर के सबको वैक्सीन लगा दिया आपने। क्या पूरे देश में दिल्ली में सेंटर बंद हो गए, महाराष्ट्र में सेंटर बंद हो गए, दिल्ली में पूछो, आप दिल्ली बताइए, आप दिल्ली के बताइए, दिल्ली में क्या आपने 45 साल के ऊपर के सब लोगों को वैक्सीन से लगा दिया? क्या आपको विज्ञापन देने के अलावा रोज हर आधे मिनट बाद आपका विज्ञापन आता है, उसका 10वां हिस्सा खर्चा होता है, तो आज दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना होती? नहीं, इस तरह से आरपी सिंह जी, आप थोड़ा सभ्यता से बिहेव करिए, दूसरों को बोलने मैं तो आपके सत्कार से बोल रहा हूँ, सभ्यता के सत्कार से बोल रहा हूँ, आपको दौरा बड़ा थोड़ा कह रहा हूँ। मैं तो आपको शीशा दिखा रहा हूँ, आपको सभ्यता याद आ गई। कुछ नहीं होगा सर, काम करके दिखाइए। अरे मैं तो काम किया रहा हूँ ना। आप बताइए, पिछले 6 साल में अस्पताल खोला दिल्ली में, कितनी बुरी हालत है। 6 साल में एक हॉस्पिटल खोला आपने दिल्ली में, 6 साल में एक नया बेड दिया दिल्ली को आपने, एक बेड 6 साल में। आरपी सिंह जी, आप हर चैनल पे आके यही फालतू की बातें पूछते हैं। फालतू? अच्छा, वो दिल्ली में बेड नहीं होगा, फालतू बात है। दिल्ली में एक नया बेड नहीं होगा, फालतू बात है। एक दिखा दीजिए मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप बताइए कहाँ पर है, आप बताइए कहाँ पर आपने नया बेड खोला, नया अस्पताल खोला दिल्ली में? आप बताइए, बताइए। एक मिनट, मैं तो आप सबको, देखिए आरपी सिंह जी एक मिनट, आप दोनों इतना बोल रहे हैं। देखिए रीना जी एक मिनट, रीना जी, रोमेश सभरवाल भी हमारे साथ है और कपिल कुमार भी हमारे साथ है। एक मिनट आरपी जी, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। रीना जी आप रुकिए एक मिनट। देखिए आज मैं देखिए ये तू मैं वाली बात नहीं है। आज कुछ अस्पताल रीना जी दबी जुबान है, बता रहे कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वो भी ब्लैक मार्केट पर निर्भर है। क्यों मैं गलत कह रहा हूं क्या रोमेश जी?
सच्चाई बोल रहा हूं कि निजी अस्पताल ब्लैक मार्केट पर निर्भर है। कुछ लोग इस आपदा नहीं तो कोई नहीं, अरे मैं समझता हूं, आज देश की जनता भी समझती है। सवाल मुझे ये बताइए कि आप लोग, अरे मैं वो बात में आऊंगा। आप अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसे रेगुलेट होती है, तो पिछले 9 महीनों से आपने क्या किया? रोमेश जी मुझे बताएं, रीना जी आज बोल रही है, आप मुझे समझाइए कि ऑक्सीजन कैसे रेगुलेट हो रहा है, यानी कि आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए था। तो मुझे बताइए प्लीज, मुझे बताइए रीना जी, एक मिनट रीना जी, आप मेरे सवाल को ही नहीं सुन रहे, आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मुझे बताइए। आप सबको पता था कि ऑक्सीजन को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये बताए रोमेश जी, सबको अगर पता था, राज्य सरकार को पता था, केंद्र सरकार को पता था, तो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक बैठे थे क्या? अब तक कुछ नहीं किया। जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो अभी कह रहे हैं कि ये सेंटर रेगुलेट करता है, केंद्र रेगुलेट करता है। जाके बोलिए किसी को जिसके कोई रिलेटिव वहां पे कोई प्राइवेट अस्पताल में बैठे हैं जहां पे वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाइए, जाके बोलने की कोशिश कीजिए किसी पेशेंट को, किसी मरीज को बोलिए आप। रीना जी, लोगों में गुस्सा आप समझ पाए? लोगों में कितना गुस्सा है? एक दूसरे को बोल के रोमेश जी हमको मिलने वाला क्या? बिल्कुल वाजिब। आज जो खड़े हैं जिनको बिस्तर नहीं मिल रहा हॉस्पिटल, रोमेश जी अर्नब जी, मुझे दुख है कि इतनी बुरी हालत देश की और दिल्ली की हो गई है, उसके बावजूद भी अभी भी ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमको बिल्कुल लड़ना बंद करना चाहिए। पहली बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर किसी भी वर्टिकल में नहीं है, ना म्युनिसिपैलिटी में, ना एमपी में, ना एमएलए में। एक्सपीरियंस की वैल्यू है, गवर्नेंस करनी आनी चाहिए। जो बीजेपी सेंटर में है और आप पार्टी है, इनको गवर्नेंस की कमी है, इनके बीच में तालमेल की कमी है। इनको तालमेल करना चाहिए। दिल्ली की जनता को और भारत की जनता के इंटरेस्ट को देखकर और भारत की हर नागरिक की जान बचाते हुए पॉलिटिक्स से हटकर गवर्नेंस करने की जो नियत होनी चाहिए, वो जो कांग्रेस पार्टी का एक्सपीरियंस था वो इनमें लैक करता है और इसी कारण से आज देश इस स्थिति में पहुंचा है। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी इनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपस में दिल्ली की जनता को लड़ाई झगड़े में सैंडविच मत करें और सबकी जिंदगी के साथ मत खेलें। आप ये बताइए रोमेश जी, ये तो आपने क्या बात कही, 70 साल से कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, आपने क्या किया पूरे देश के ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर? ये क्या है? आप भी तो हर चीज को एक दूसरे पे आप किसी तरह से थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल जी, नहीं कपिल जी, देखिए, हाँ बोलिए रमेश जी, देखिए बोलिए। अरे भाई, जो ऑक्सीजन का जो डाटा है 70 साल में देश में, आरपी 70 साल में जो देश के अंदर हुआ है, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। हमको इस समय ये देखना है कि कैसे कोऑर्डिनेशन करके भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच में हम दिल्ली की जनता और आसपास के राज्यों की जनता, जहां जहां स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, आज कोई भारत सरकार ने स्टेप उठाए हैं, अच्छी बात है, लेट उठाए हैं, पर अब हम लोग इस सैंडविच पॉलिटिक्स, नहीं, मैं सैंडविच पॉलिटिक्स हमें मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मगर इस सैंडविच पॉलिटिक्स में कपिल कुमार जी, पहले मैं चाहता हूं कि बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के रोमेश सभरवाल जी, दिल्ली की जनता उनको जानती है, पहले जाके आप प्रियंका वाड्रा को कहिए कि वहां पे जो 30,000 वहां पे लोग आंदोलनजीवी बैठे हुए ना टीकरी बॉर्डर, जहां पे महामारी फैल सकती है, किसी वक्त महामारी की विस्फोट हो सकती है, उनको वहां से जाने को बोले। आप दोनों तरफ बात कैसे करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कपिल कुमार जी, वहां पे प्रोफेसर कपिल कुमार कल इफ्तार पार्टी कर रहे थे रमेश टिकैत, कहते मुझे कोई मतलब नहीं है, दिल्ली की जनता मरे तो मरे, मैं इफ्तार पार्टी करूंगा। अर्नब जी, मैं राजनीतिक प्रवक्ताओं की डिबेट में नहीं जाना चाहता। देश आज इनको नहीं सुनना चाहता। देश ये जानना चाहता है कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। देश ये जानना चाहता है और मैं इस बारे में 2 मिनट तक कुछ बोलने जा रहा हूं और मेरा निवेदन है कि कोई मुझे बीच में इंटरप्ट ना करे। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बंदूक के लड़ाई से ये भयंकर लड़ाई है, बायोलॉजिकल वॉर। आज कंट्री के अंदर मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोडक्ट कर रही हैं कंपनियां, इनमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रोक करके
1 महीने तक केवल मेडिकल ऑक्सीजन जो है इनके अंदर प्रोडक्शन की जाए, ये निर्णय क्यों नहीं ले सकते हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिलकर के, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के हो। तीसरी चीज, कोरोना अभी साल 2 साल जाने वाला नहीं है, और मेरे से दावा लगा के लिख लीजिए कि आपको फिर कर्फ्यू लगाने पड़ेंगे। और उसके लिए मेरा आपसे कहना है कि अभी से अपने मोबाइल एम्बुलेंस, अपने मोबाइल डोर टू डोर मेडिसिन, अपने मोबाइल डोर टू डोर एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल गुड्स पहुंचाने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को अभी से तैयारी करनी चाहिए। नंबर 4, सारे धरनों के ऊपर तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए। अगर इंसानी जीवित नहीं रहेंगे तो ये अधिकार की जो बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, अरे जब इंसान ही मर जाएंगे तो ये अधिकार किस लिए? इन अधिकारों को बचाने के लिए ये जरूरी है कि इंसानों को बचाया जाए। पहले ये जितने धरने, विरोध प्रदर्शन ये हो रहे हैं, जितनी पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, इनको बंद किया जाए। रिलीजियस, ये कई मंदिरों के अंदर ताले लग गए हैं, कुंभ को वापस ले लिया गया है, सारे इन फंक्शंस को बंद किया जाए। 5वीं चीज, हर रेजिडेंट सोसाइटी जो है उसको अपने कम्युनिटी सेंटर को कोविड के अस्पताल में बदलना चाहिए इमरजेंसी के लिए। किसी भी कॉलोनी के अंदर बिना टेम्परेचर लिए एंटर मत करने दीजिए। जो जितनी फेक न्यूज फैलाने वाले हैं उनको उठा के तुरंत तिहाड़ में बंद करिए, उन पे नासा लगाइए या जो भी लगाइए। और ये जो भड़काऊ राजनीति चल रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, वे सेंटर का है, वो स्टेट का है, जरूरत है तो संविधान बदल दीजिए, लेकिन इस बायोलॉजिकल वॉर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह होगी और उसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट स्टेट्स को दीजिए, लेकिन निर्णय लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को दीजिए। देश को बचाना सबसे पहले केंद्रीय सरकार का काम है, और केंद्रीय सरकार को ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे इस निर्णय से ये राजनीति हो जाएगी या वो राजनीति हो जाएगी। अगर आप ये कदम नहीं उठाएंगे, जो मास्क नहीं पहनता उसको फौरन तिहाड़ में जेल के अंदर बंद करिए, जो डिस्टेंस नहीं रखता उसको बंद करिए, उस पे कत्ल का 302 और 307 की दफाएं लगाइए कि उसको, और आत्महत्या की लगाइए। इन्हें मालूम नहीं है कि कोरोना क्या है। खाली ट्विटर में बैठ करके इनके नेता रोज कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं। ये ट्विटर पे लड़ने वाली लड़ाई नहीं है, ये सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये फिजिकल लड़ाई है जो लड़ी जानी है। और अगर जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग तो किसके लिए मानव अधिकार और किसके स्वतंत्रता के अधिकार होंगे? सबको सस्पेंड कीजिए, मेडिकल इमरजेंसी लगाइए और लड़िए इस बायोलॉजिकल वॉर से। देखिए, मगर हमारे प्रत्यारोपण ये करते हैं, मगर हमारे जो देश के राजनेता हैं, हमारे देश के जो नेता है प्रोफेसर कपिल कुमार, वो कुछ नहीं करते। वो सख्ती से कोई नियम कानून लगाते नहीं है। नेता क्या करेंगे? इनको नहीं, ये नेता एक मैं बोल प्रोफेसर साहब मैं भी नहीं आना चाहता, मगर सच्चाई तो ये है ना प्रोफेसर कपिल कुमार जी कि नेता को लगता है कि बड़ी फाइन लग जाए तो हमारी लोकप्रियता पर असर पड़ेगा। और मैं भारत की बात करता हूं, मेरे शो का नाम है पूछता है भारत। में किसी पार्टी और किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं देश के भले में के बारे में बोल रहा हूं। हम सब राजनेता से फेड अप हो चुके हैं, बहुत हो गया। राजनेताओं ने क्या क्या हमारे लिए, नहीं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी किसने क्या क्या हमारे लिए, किसने क्या क्या? अब सब एक दूसरे पर उंगली लगा रहे हैं और हमको बेवकूफ बना रहे हैं। 1 मिनट मुझे और दे दीजिए। एक साल से प्रोफेसर कपिल कुमार जी, एक बार हम मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं, मगर हम हमारे अस्पताल में पीड़ित जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकते। 1 साल से कुछ नहीं किया, मजे कर रहे थे, है ना, इलेक्शन में लड़ रहे थे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे। 1 साल बाद सबकी नींद उठी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, ये केंद्र सरकार की बात है, मैंने चिट्ठी लिखी, इससे क्या होगा? इससे कोई बचेगा? कपिल कुमार जी पूछिए इनको, वो जितने आरोप लगा है। 1 मिनट दे दीजिए, दीजिएगा 1 मिनट क्या बोलिए, आप सीधा सवाल करिए। आप, मैं चाहता हूं आप खुलकर बोले। आज मैं सीधी बात कर रहा हूं, मैं सीधा 1 मिनट दे दीजिए। मेरा आपके प्रतिनिधि जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि जितना पैसा आप एप्स पे खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को लेकर के दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे और दिल्ली के चौराहों पे जो गरीब बिना मास्क के फिर रहा है उनको मास्क दिलवा दीजिए, उनके खाने का इंतजाम कर दीजिए और पलायन को रोकिए।
उसके बाद शिवसेना के मेरे जो ये गुप्ता जी बैठे हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गुप्ता जी बंबई को अगर बचाना है तो बंबई में जो बिजनेस करने वाले हैं ना, उनसे उगाही लेना छोड़ करके कुछ काम की बात करिए। अगर उगाही लेना बंद नहीं करेंगे तो बंबई में कोई ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं लगाएगा। और आरपी सिंह जी, मेरा आपसे अनुरोध है, किस्म की बातें कर रहे हैं इस आप, स्थिति के अंदर किसी कौन सा बाढ़ चल रहा था? चुप कर गुप्ता जी, 50% कैपेसिटी में बाढ़ चल रहे थे, वो भी चल नहीं रहे थे ना, लोग जा रहे थे वहां पर। आप किस तरह की बातें करते हैं? आप बंद कीजिए, आप राजनीति कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि कोविड की जरूरत है, ऑक्सीजन की, तेरे दिमाग में कोविड की जरूरत है, तमीज से बात कर, दिमाग में कोविड की जरूरत है, जितनी तुम्हारी उम्र है तमीज से आप बात करो, तमीज से बात कर, तमीज से बात कीजिए। तेरी बकवास सुनते शिवसेना की पूरे बंबई को खत्म कर। एक मिनट शांत हो जाए कपिल कुमार जी, धन्यवाद। आप थैंक यू कपिल कुमार जी, धन्यवाद। मैं अभी डॉक्टर विशाल मिश्रा और शिवम त्यागी को आमंत्रित करना चाहता हूं। देखिए कोरोना के दूसरे वेव में लोगों को सबसे ज्यादा सांसों की तकलीफ हो रही है और लोगों का ऑक्सीजन लेवल जल्दी डाउन हो रहा है। लगातार इस वक्त भी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है हर वक्त। अब हम क्या करें शिवम जी? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा जी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और मैं भारत के लोगों को इस तरह दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। ये दम तोड़ते हुए मैं नहीं देख सकता। आपने अर्नब, आपने हमेशा इस देश की आवाज उठाई है, आप आगे भी उठाएंगे, लेकिन इस देश में जब कोरोना की पहली वेव आई, इस देश की केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी ली, प्रधानमंत्री आगे आए, लोगों से आह्वान किया, देश को 1 साल लॉकडाउन रखा, चीजें बेहतर हुई। पूरे देश ने और पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे देश ने उनको क्रिटिसाइज किया। आप सुन लीजिए, अब आप एक काम करिए, आप सुन लीजिए ना, आप इतना इंपेशेंट मत होइए। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और देश को चलाया। लोगों ने जीडीपी से लेकर तमाम तरह की उनको गालियां दी। मुझे एक चीज बताइए, ये जो राज्य सरकार में बैठे हैं मुख्यमंत्री, इनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन चल रहा है क्या? दिल्ली में कोई इलेक्शन चल रहा है क्या? सुन लीजिए गुप्ता जी, फिर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। 4 दिन पहले केजरीवाल ने आप पहले नहीं, आज मैं बोलने नहीं दूं आपको। आप बताइए, दिल्ली जाने वाले इंजेक्शन 4 दिन बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। एक मुख्यमंत्री, उसको ये भी नहीं पता कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश दिया, आपको जिम्मेदारी लेनी। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से सवाल करें। रीना गुप्ता, आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, भाग नहीं सकते। जब इन लोगों को शांत करिए अर्नब, ऐसे सब एक साथ तू में करते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। बिहारियों को भगा देते हो, जब भी जरूरत पड़ती है लोगों को भगा देते हो, यूपी वालों को। आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम वोट बैंक हैं? एक चीज बताइए, हम वोट बैंक हैं आपके? हम कूड़ा कचरा है क्या? उठा के ऐलान कर दिया, 20,000 लोग भाग गए, चलो रिलीफ हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, चलो ट्विटर पे चले जाते हैं। अरे ट्विटर पे नहीं जाना है साहब, केंद्रीय मंत्री के गृह सचिव को फोन लगाइए, कहिए हमें आपके ट्वीट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसके पास क्या है नहीं है। कुछ पॉजिटिव खबर है तो ट्विटर पर आइए। सर अब हम बोल रहे थोड़ा, आप लोग शांत हो जाएंगे तो और भी कोई बोल पाएगा क्या? जिम्मेदारी राज्य की लेनी पड़ेगी आपको। अरे सुन लीजिए मैडम, आप बिल्कुल सुन लीजिए, देश कैसे काम करता है, देश का क्या कानून है, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा है 378 मेट्रिक टन एग्जिस्टिंग कोटा है। कल क्या हुआ कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों, जिनसे अपने राज्य संभल नहीं रहे हैं, वहां के सारे मरीज दिल्ली आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, उन दोनों ने वहां से ट्रक नहीं निकलने दिए। आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, राज्य नहीं समझ रहे, झूठ बोल रही है टीवी पर बैठकर, झूठ बोल रही है टीवी पर बैठकर। 2.5 करोड़ जनता है दिल्ली में और 28,000 केसेस आ रहे हैं आपके। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता है और 27,000 केसेस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर सबल नहीं रहा तो 23 करोड़ खुद उत्तर प्रदेश टेस्ट हो रहे हैं, बताइए उसका भी नंबर बता दीजिए कितना है, बताइए कितना टेस्टिंग हो रहा है। और ऑक्सीजन की जो आप कमी कर रहे हैं, दिल्ली में 85% ऑक्सीजन बिजनेसमैन के पास जाती है। केजरीवाल जी से कहिए कि अपना ऑफिस छोड़े और बिजनेसमैन से बात करें, उनको कहें उनकी प्रोडक्शन रोकने का अधिकार के दिल्ली सरकार को है। कैसी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कौन सी पार्टी के प्रवक्ता? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप उसे छोड़ दीजिए।
आपको प्रवक्ता का टैग मुझे सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पलायन का मुद्दा आता है तो आप गायब, ऑक्सीजन का मुद्दा, अरे आपको जनता प्रवक्ता ही लगती है, आपको जनता प्रवक्ता ही लगती है, यही तो प्रॉब्लम है। टफ सवाल पूछ लो तो प्रवक्ता बन गए, प्रवक्ता ही सही, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, अरे भाई आप शिवम जी और रीना जी हम नहीं कुछ कर सकते, और पानी को आपके पास विशाल इससे फायदा क्या होगा? विशाल एक मिनट शिवम, इससे फायदा एक मिनट मुझे समझ में नहीं आ रहा। इससे योगिता भी हमारे साथ है। देखिए एक मिनट देखिए योगिता जी रीना जी अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को भी भर्ती करना बंद कर दिया है। आप रीना जी समझिए प्लीज, आज इस वक्त ऐसे कई अस्पताल है, सिर्फ दिल्ली में नहीं बाहर भी, जहां पे ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि जो गंभीर रूप से, एक मिनट योगिता जी, जो गंभीर रूप से भी कोविड मरीज आ रहे हैं उनको भी भर्ती नहीं हो रहे हो। उनकी व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ अस्पतालों ने तो, मेरे रिपोर्टर मुझे कहते हैं योगिता जी, सीधे कह दिया है कि ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों को किसी और अस्पताल ले जाए। आप मरीज जाएगा कहां? जो मार काट के किसी तरह से उसको एक बिस्तर मिला था, उसको अगर दरवाजा खोल के बाहर रख दे तो योगिता जी मुझे बताइए वो मरीज जाएगा कहां? और घर में आके टीवी पे देखेगा कि सारे प्रवक्ता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्था के साथ हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं? और हर बात पर अगर नेता कहे देखिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो फिर 2 गज की दूरी भी रखी, मास्क भी रखी, फिर भी कोरोना हो गया। और हालात ऐसे हैं कि इस वक्त एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं। ये इमरजेंसी है योगिता जी, ये विशाल जी इमरजेंसी है। इमरजेंसी समझते हैं क्या है? ये युद्ध से बड़ी इमरजेंसी हो गई हमारे सामने। आज मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी पैनल के लोगों, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लोग इससे भी राजनीति कर रहे हैं, उनको डिफेंड करने की भी हिम्मत है, वो लोग बोल पा रहे हैं। मुझे इतनी हैरानी है कि इतना बेशर्मी से अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। करनी होगी। आज यहाँ पर मरीज अस्पतालों में अगर किसी तरीके से भर्ती हो जा रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। राज्य केंद्र पर अपना आरोप लगा रहे, केंद्र राज्य पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि दिल्ली में क्या हुआ? फ्री के नाम पे चीजें बढ़ती चली गई। स्वास्थ्य सेवा में क्या सुधार हुआ? ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, अगर उनको सही तरीके से रखा जाता या सही तरीके से इंटेंट होता तो आज कम से कम इस महामारी में वो काम आ रहे होते। ऑक्सीजन नहीं है। अरे केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? दिल्ली का कोटा 378 मीट्रिक टन था कि नहीं था? उसे बढ़ाकर 480 किया कि नहीं किया? अरे भाई, ये ट्रांसपोर्टेशन और मैनेजमेंट की लड़ाई है। आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, नहीं आया, अरे आप प्लांट लगा देते ऑक्सीजन का। दिल्ली में, लखनऊ में प्लांट इस्टेब्लिश हुआ ना। ऐसे में आज जो मरीज नहीं ऑक्सीजन पा रहा है उसको हम क्या जवाब दें? ये सामूहिक जिम्मेदारी है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनसे पूछिए जिनके परिवार में कोई एडमिट है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, अस्पताल कह रहा कि हम ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। ट्विटर पे लिख दिया जाता है हाहाकार मच जाएगा। क्या आपने तो लिख दिया ट्विटर पे हाहाकार मच जाएगा? आपने कितनों का बीपी बढ़ा दिया ये देखकर? कितने लोगों ने पढ़ा होगा? अरे मान्यवर, यहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि त्याज्यम न धैर्यम विदुरेपि काले, हमको धैर्य रखना होगा, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना होगा। जो सिविल सोसाइटी है, जो रेजिडेंट्स एसोसिएशन है, वो वहां पे अपने 8-9 बेड का एक कोविड सेंटर बना ले। हमारे यहाँ हम लोगों ने सभी एसएफएस के जो है रेजिडेंट ने मिलकर तैयार किया है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। केंद्र ने ये नहीं किया, केंद्र ने डोज नहीं दिया। अरे हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। आपने आम आदमी के टैक्स को क्यों नहीं यूज किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए? क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? अगर लॉकडाउन लगा दे पिछली बार, और जब आपसे नहीं बन पड़ता है तो आप कह देते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। निर्णय ले
तो आरोप ये सारे जो आपके ये सारे जुमले नहीं चलेंगे सर। देश देख रहा है इस समय कि किस तरह से कोविड का मिसमैनेजमेंट कर रही है केंद्र सरकार। कुंभ का मेला कैंसिल क्यों नहीं किया पहले से? हो रही है, अहमदाबाद में स्टेडियम में लाखों लोगों को आपने अलाउ किया आने के लिए, क्योंकि आप खुश हो रहे थे। तो पूरे देश के सारे वैज्ञानिक, पूरे इंटरनेशनल वैज्ञानिक आपको बता रहे थे वेस्ट बंगाल में इतनी रैली क्यों चलती रही, रैलियां क्यों नहीं बंद करी? आज जाके प्रधानमंत्री ने बोला है कि रैलियां नहीं करेंगे। बंगाल के रैलियां बंद हो जाती तो दिल्ली की सिचुएशन बदल जाती। क्या रीना जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप रीना जी? रीना जी आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। एक मिनट रीना जी एक मिनट रीना जी एक मिनट। और अच्छा बंगाल और किसी और फोकस कर पाते। एक मिनट रीना जी, मुझे लगता है कि आपकी नहीं रीना जी, सिर्फ आपने सोच के रखा है कि किसी तरह से अपने से जिम्मेदारी हटा ले हम। आप वही कर रही है रीना जी आप बोल रहे हैं रीना जी एक मिनट रीना जी देखिए, आज देखिए मुझे बोलने दीजिए। पहली बात मैं कुछ कहना चाहता हूं और मैं एक बात क्लियरली समझ रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं आपको, केंद्र और राज्य सरकार दोनों विफल हो चुके हैं, दोनों विवश हो चुके हैं और दोनों ने चूक की है। अब जब उन्हें पता चला चूक की है तो एक दूसरे पे उंगली डालकर अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। और आप इस पर ना केंद्र सरकार को विश्वास कीजिए ना राज्य सरकार को, क्योंकि ना केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी या कभी मानेगी कि हमने कोई गलती की, और राज्य सरकार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मैं उदाहरण देता हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आरपी जी, मैं एक मिनट आज दिल्ली की सरकार ने खुलकर कह दिया कि दिल्ली के अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अच्छा 4 दिन पहले तक आप कह रहे थे पर्याप्त है, यानी कि आपने कभी यह नहीं सोचा कि कोरोना की महामारी इतनी बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री रीना जी कह रहे हैं कि वो लाचार है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम लाचार हैं, और दिल्ली सरकार, हरियाणा और यूपी सरकार पर ऑक्सीजन न देने का आरोप लगा रही है। यानी कि आपने पूरा पॉलिटिकल कर दिया। 2 बीजेपी राज्यों को पकड़ के कह दिया ये बीजेपी राज्य खराब है, हम अच्छे हैं, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अरे 2 हफ्ते पहले तक आपने क्या की? हरियाणा सरकार कह रही है कि ऐसा कभी नहीं हुई, ऐसी कभी नहीं हुई बात। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए राज्य सरकारों में तू मैं चल रहा है, ये तू मैं बंद कीजिए। और क्या इसलिए जनता आपको चुनती है कि आप अपने बीच में लड़ते रहे? अरे भाई आपको भी चुना दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार को भी चुना भारत के लोगों ने, और जब आपदा की समय आए आप एक दूसरे पर ये तू मैं चल रहा है। नहीं ये क्या है? हाँ रोमेश जी बोलिए आप। मैं एक हाथ जोड़ के पहले कौन एक के बाद नहीं पहले रोमेश जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में करना नहीं आता। पहले रोमेश जी कह रहे हैं, उसके बाद रीना जी आपके पास आ रहा। भाई गवर्नेंस करने की नहीं आप दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं, मुझे मौका अरे भाई गवर्नेंस करना आना चाहिए। दिल्ली का जो हमारा कोटा था, मैं पहले भी गवर्नेंस करना, दिल्ली का जो हमारा एक मिनट आप वो कोटा ही हमें नहीं मिल रहा है। वो कोटा हरियाणा बात कोटे की नहीं, 80 मीट्रिक टन मांगा आपने, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। आपने 480 मीट्रिक टन बोला। अरे सुनिए, 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये बताइए वो मुख्यमंत्री जी पंजाब में रैली करने क्या क्यों गए थे? पंजाब में महापंचायत की रैली करके रहे, बॉर्डर पर वाईफाई देंगे, बॉर्डर पर पानी देंगे, वहाँ पर जब बॉर्डर से ऑक्सीजन आनी होगी पानीपत से और ऑक्सीजन की, ये पूरी केंद्र सरकार के ऊपर है। दिल्ली सरकार को बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी थी और हमने 6000 से 20,000 बेड कर दिए 3 दिन के अंदर कि भैया आप थोड़े दिन के लिए किसानों को रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया एक कॉरिडोर छोड़ दो। 140 मीट्रिक टन अकेले पानीपत से आता है दिल्ली के लिए, वो रुका पड़ा है, उसको 4 घंटे घुमा कर रहना पड़ता है। जयपुर गोल्डन के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी हमको, पुलिस की गाड़ियां लगानी पड़ी तो लेकर आए, नहीं तो रास्ते में किसानों ने आने नहीं देनी थी आपकी ऑक्सीजन। हाथ से गिनती हम ये मैंने अपने चैनल पे इस वक्त दोस्तों तीनों पार्टियों को रखा है। तीनों पार्टियां अपनी अपनी बात रखे, जनता सुनेगी और जनता डिसाइड करेगी। बढ़कर चाहिए तो आप कितना करके चाहिए उतना बढ़ाकर देंगे आपको। आप बताइए आप किसान आंदोलन का समर्थन कब तक करेंगे? जो किसान रास्ता रोक कर बैठे हैं पानीपत से जो 140 मीट्रिक टन आता है, आप उसका वाईफाई कब तक फ्री दोगे किसानों को? उन किसानों को पानी कब तक दोगे?
उनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए। उनकी मांगे अब तो पूरी कर देनी चाहिए। एक बार गए उन तक, और आज छोड़ो रमेश जी, प्रियंका वाड्रा तो महापंचायत कर रही थी देश भर आप में। क्यों लड़ रहे हो यार? तो हरियाणा में आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो बॉस? क्यों लड़ रहे हो? दिल्ली को बचा लो यार, दिल्ली को बचा लो। वो अकेले सुपर स्प्रेडर नहीं है, वो आज ऑक्सीजन भी रोक रहे हैं आपकी। वो जो नकली किसान बैठाए हैं, वो जो आरटीयू ने नकली किसान बैठाए हैं, वो अकेले सुपर स्प्रेडर नहीं है। कभी देखिए एक मिनट, आरपीजी एक मिनट भाई, एक मिनट आरपीजी एक मिनट। देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी से आरपीजी हट नहीं सकते। 1 साल से केंद्र सरकार को बहुत कुछ कर देना चाहिए था ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। आपको जितना करना चाहिए था आपने नहीं किया है, मैं खुलकर कह रहा हूं। मैं दे देता हूं जानकारी। किसी को कुछ भी लगे, आपने 1 साल से जिस तरह से सारे कंपनी, इंडियन ऑक्सीजन है, लिंड करके एक कंपनी है, गोयल एमजी गैसेस है, नेशनल ऑक्सीजन है, अरे भाई इन 4-5 कंपनियों को आपने पिछले 1 साल में आपको सिस्टम बना देना चाहिए था। दूसरी बात, अब राज्य सरकार ने भी प्लानिंग नहीं की, सोचा नहीं कि हाल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूं आज प्रोफेसर कपिल कुमार जी, प्रधानमंत्री खुद पूरे हालात को मॉनिटर कर रहे हैं, कई कदम उठा रहे हैं। आज अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री से सारी जानकारी ली और दी। ऑक्सीजन की समस्या दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है, ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाया गया है। पहले के मुकाबले 3,300 टन से ज्यादा ऑक्सीजन की उत्पादन हो रही है। स्टील प्लांट्स को सप्लाई बंद करने को कहा है। उन्हें अस्पतालों ऑक्सीजन जो बनाते हैं अस्पतालों को देने को कहा है। मगर मुझे लग रहा है प्रोफेसर कपिल कुमार, सीधी बात है, इट इज जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू लिटिल टू लेट। देर से जो भी हो रहा है, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, और इसमें इतना नुकसान हो गया ना इस पर। हाँ जी, और मैं एक बात और कह दूं कपिल जी, आईसीयू में पड़े हुए कोई पीड़ित कोई कांग्रेस, आप या बीजेपी का नहीं होता, वो सिर्फ मरीज होता है। आदमी सब तब समझता है जब आईसीयू में पड़ा है। भारत का नागरिक है। अर्नब जी मेरा एक सवाल है, ये इतने बड़े बड़े अस्पताल है, मैक्स अस्पताल, वेदांता, इन लोगों के लिए ये कंपलसरी क्यों नहीं किया जाता कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता, कि ये हर हॉस्पिटल अपना छोटा ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा चाहिए हॉस्पिटल। राज्य सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते, क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जाता? राज्य सरकार राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली की, अरे देखिए, ये फिर वही राज्य और उसकी बात पे आप आ जाते हैं। आप लोग सुझाव सुनना ही नहीं चाहते, आप राजनीतिज्ञों के ना, आप राजनीतिज्ञ, मुझे बताइए, आप राज्य की बात कर रहे हैं, सुनिए भाई साहब, सुनिए, फिर राज्य की बात सुन लीजिए। राज्य की बात कर रहे हैं तो दिल्ली राज्य किसानों को बिठा करके वेलकम क्यों कर रहा है? उन्हें पकौड़े और समोसे क्यों खिला रहा है? क्यों रास्ते रुकवाए हुए हैं दिल्ली राज्य ने किसानों से, दिल्ली के हाईवेज के? क्यों मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जाके उनको भड़का रहे हैं कि दिल्ली का गिराव करके रखो, जिससे जाने मर रही है? संभाल लीजिए फिर दिल्ली को। और नहीं, मैं एक चीज बता दूं आपको, मेरा अनुरोध है कि जैसे डोवल जी को बुलाया था ना दिल्ली रॉयट्स खत्म करने के लिए, मेरी डोवल जी से अपील है कि आकर के इन किसानों को उठा के बाहर फेंके। उसकी तो जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अगर रीना गुप्ता की पार्टी एक बार कह दे कि वो बाहर वापस चले जाए, आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को। कल से मैं 10 बार ये सवाल कर रहा हूं, रीना जी आप जवाब नहीं दे रहे। कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करिए, सिंबॉलिकली करिए। टिकैत जी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं बाहर, इफ्तार पार्टी नहीं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, मजाक उड़ा के रखा है उन्होंने। इस महामारी के समय में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। उधर लाशें हैं, उधर लाशें हैं, इनकी लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। कह चुकी हूँ, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक तो ये जो कपिल जी बोल रहे हैं, इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कैसे देश में ऑक्सीजन प्लांट लगता है। 12 नहीं जानकारी आपको है सब, आपको है सब जानकारी। अरे मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए हैं, समझ गई आप? अभी आपके बाल सफेद नहीं हुए हैं, आपसे ज्यादा जानकारी है मुझे, राजनीति की भी और क्या आप लोग कर रहे हैं उसकी भी, और इतिहास की भी। जिस दिन मेरी उम्र की हो जाओगे उस दिन मुझे बताना कि जानकारी किसको नहीं है।
आपको जानकारी नहीं है कि आपके मनीष सिसोदिया किसानों को भड़का रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है कि आपने समोसे और पकौड़े खिला के रास्ते रुकवाए किसानों से? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। आपकी एक अपील आई है कि दिल्ली में ऑक्सीजन लाने के लिए किसान रास्ता न रोके। बताइए मुझे, एक अपील आई है आपकी? अरे डिबेट नहीं, आप लोग राजनीतिज्ञ हैं, आप लोग बेशरम राजनीतिज्ञ हैं, आप लोग लाशों पे राजनीति करते हैं, आप लाशों पे राजनीति करते हैं, आप लाशों पे राजनीति करती है। जीतते रहिए, बहुत बढ़िया। मैं किसी की पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, भारतीय जनता मैं किसी की पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ, राज्य लगा हुआ मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप क्या है? कपिल जी, राम राज्य है पूरे आपका क्या राज्य लगा हुआ है? किसी को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दिखा रहा हूँ मैं, एकदम बहुत आप बढ़िया वाले अपने मुंह में अपने आप को देख ले, आप वाले अपने आप को देख ले आईने में। क्या मैं तो कह दी, ये सामूहिक असफलता है सब नेताओं की, और जनता बेवकूफ नहीं है। नेताओं ने सोचा था कि आपदा हट गई है, निकल गई है, वो लोग पॉलिटिक्स में बिजी थे। अचानक ये कोविड की दूसरी वेव आ गई। मगर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, तीसरे वेव आने के पहले एक साथ काम कीजिए दोस्तों। अब हालत ऐसी है, सच में आज हालत ऐसी है कि जब फोन की घंटी बजती है ना, तो डर लगता है कहीं से कोई बुरी खबर ना आए, क्योंकि हर रोज हमें यही सुनने को मिलता है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो कई अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, चारों तरफ बेहद परेशानी वाला माहौल है। इससे ऐसे में हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी है। सावधानी से ही हम ऐसी आपदा से पार पा सकेंगे। रिपब्लिक भारत 24 घंटे रिपोर्टिंग कर रहा है, मेरे हर रिपोर्टर फील्ड पे है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जो लोग ऐसे वक्त में भी राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि आगे बहुत मौके मिलेंगे आपको। भाई सियासत छोड़कर इस वक्त पूरी ध्यान लोगों की मदद करने में लगाइए। लोग रहेंगे तभी आपकी सियासत चलेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सारी ताकत इस महामारी से निपटने में लगाइए। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।